सेबी ने FY22 से FY24 के बीच FNO सेगमेंट में घाटे मुनाफे पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक पिछले 3 साल में 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को इक्विटी FNO ट्रेडिंग में घाटा हुआ है, जबकि अकेले FY24 में करीब 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को FNO सेगमेंट में घाटा हुआ है, जिनकी संख्या करीब 73 लाख है। सेबी रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स को इक्विटी FNO में घाटा झेलना पड़ा है। FY22 से 24 के बीच इंडिविजुअल ट्रेडर्स को करीब 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है। पिछले 3 साल में हर इंडिविजुअल ट्रेडर औसतन 2 लाख रुपए का घाटा बर्दाश्त कर चुका है। करीब 4 लाख ट्रेडर्स को औसतन 28 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 1% इंडिविजुअल ट्रेडर्स 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मुनाफा कमाने में कामयाब रहे हैं। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। हफ्ते के पहले दिन बाजार का सुपर हाई देखने को मिला। बाजार ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। बाजार बढ़त के साथ नए शिखर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 384 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 148 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताएं कंचन, आज किन सेक्टर्स में तेजी रही और कहां रही सुस्ती? अगर हम स्पेसिफिकली इस टाइम पे निफ्टी 50 की बात करें तो जो गेनर्स की लिस्ट में है बजाज ऑटो, M&M, ONGC, एट द सेम टाइम हीरो मोटोकॉर्प में आज शानदार तेजी देखने को मिली थी। और लूजर साइड में आयशर मोटर्स, ICICI बैंक, डिवीज लैब और विप्रो जैसे पॉकेट में एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। अगर मिड कैप 100 की बात करी जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कल्याण ज्वेलर्स में करीबन 9% की आज हमें तेजी देखने को मिली है और ABFRL में भी करीबन हमें 5-5.5% की तेजी देखने को मिली। बट अगर लूजिंग साइड में देखा जाए तो टोरेंट पावर करीबन 2.11% की कमजोरी के साथ, वोल्टास भी सेम कमजोरी के साथ, पेटीएम में एक नेग्लिजिबल लूजिंग साइड हमें देखने को मिला। एट द सेम टाइम सिंजीन में भी करीबन 0.25% की कमजोरी आज के सेशन में हमें देखने को मिली। इधर CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट ने बैंकिंग फार्मा सेक्टर को अपनी पहली पसंद बताया है। अगर हम ओवरऑल देखें, मार्केट्स अभी भी बहुत अच्छी तरह से डिफाई कर रही है वैल्यूएशंस को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लिक्विडिटी फ्लो है वो बहुत जबरदस्त है। डोमेस्टिक तो चालू ही है, लेकिन अगर हमने देखा कि जिस तरह से FIs आर जंपिंग इन और फ्राइडे इज सम इंडिकेशन, आई थिंक करेक्शन एक्सपेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए और मार्केट जोर से गिर जाए, वो बात अलग है। लेकिन इन द नॉर्मल कोर्स एट बेस्ट वन कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज करेक्शन। लेकिन ये जरूर है कि हम जहां पर फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं, दिस इज इंडीड अ वेरी टफ टाइम फॉर अस और फॉर अस टू जस्टिफाई बाइंग एट दीज वैल्यूएशंस। और जैसे मैं बार बार ये कहता हूं, द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इन दिस मार्केट इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस यू हैड इन दिस मार्केट। तो मैं यही कहूंगा कि इस लेवल से बाय करना मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगता है। मैं जरूर वेट करूंगा, लेकिन अगर सेक्टर रोटेशन करना है तो समथिंग लाइक बैंकिंग एक ठीक लग रहा है, फार्मा ठीक लग रहा है, और सम ऑफ द फ्रंट लाइंस में जरूर रहना चाहिए फ्रॉम द मिड कैप्स। और क्या है बाजार में बुल्स की पार्टी का राज और बाजार की नब्ज को कैसे समझें, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा 7:57 पर। GST रेट्स और रियल एस्टेट के मुद्दे पर GST पैनल की अहम बैठक कल से 12% और 18% स्लैब के मर्जर और लैंड डील में डेवलपमेंट राइट्स पर GST लगाने पर 24 और 25 अप्रैल को गोवा में होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में चर्चा हो सकती है। डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। बताएं आलोक, GST से कि GOM की बैठक से क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए GST दरों, स्लैब और रियल एस्टेट के मुद्दे पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक कल से गोवा में शुरू हो रही है। दोनों बैठक 24 और 25 सितंबर को होगी। इन बैठक में सबसे अहम बात यह है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रेट रेशनलाइजेशन को लेकर बना हुआ है, उसमें जो मौजूदा GST स्लैब है
जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब है। इसमें अहम बात यह है कि दो स्लैब 12 और 18% को मर्ज किए जाने पर लंबे समय से पर चर्चा चल रही है। इस पर भी चर्चा हो सकती है, हालांकि कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसका पिछले मीटिंग में विरोध किया था। दूसरा जो मुद्दा है वो है लैंड डील को लेकर। अभी जो लैंड डील होती है उसमें जीएसटी तो नहीं लगती, लेकिन जो लैंड डील में जो ट्रांसफर होता है डेवलपमेंट राइट्स का, उस पर जीएसटी डिपार्टमेंट अभी 18% जीएसटी चार्ज करता है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर जो लैंड ऑनर्स और जो डेवलपर्स हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, मामला कोर्ट में भी है। तो इस मुद्दे पर भी समाधान निकालने की कोशिश इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में की जाएगी। जो दोनों बैठकें हैं, जो रियल एस्टेट को लेकर जीओएम है वो 24 सितंबर को बैठक होगी, और जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की जो जीओएम है उसकी बैठक 25 सितंबर को होगी। जाहिर सी बात है, दोनों जो जीओएम है अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, और जो आने वाले नवंबर महीने में जीएसटी काउंसिल की फुल फ्लेज बैठक होने वाली, लिहाजा उम्मीद ही की जा रही है कि जो दोनों मुद्दे पर कुछ समाधान जीएसटी काउंसिल की बैठक में आने की उम्मीद है। शुक्रिया आलोक। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के यूएस दौरे की। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत की हस्तियों से मुलाकात की, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एआई समेत इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में अडोबी, अल्फाबेट, आईबीएम, एएमडी, एनवीडिया के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर के साथ डीप फेक पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि चिप और सेमीकंडक्टर के मामले में भारत बुनियादी ढांचे के साथ तैयार है। वहीं डीप फेक पर पीएम मोदी ने टेक कंपनियों को मंत्र दिया कि इसे रोकने के लिए एआई वाटरमार्क भी दिया की दिशा में काम करना चाहिए। भारत ने जो टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में जो काम किया है वो हर प्रकार के डिवाइड को खत्म करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। इस मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि एआई भारतीयों का जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। गूगल भारत में एआई पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. He challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture, and he's also thinking about the infrastructure of India, be it data centers, power, energy, and investing to make sure India can transition. And we are proud to be partnering with India. We are robustly investing in AI in India, and we look forward to doing more. We have several programs in partnership with MeitY, the Agriculture and Health Ministries, the central and state governments, and we look forward to doing more in India. एनवीडिया के फाउंडर एंड सीईओ जेनसेन हुआंग ने कहा है कि भारत में अवसरों की कोई कमी नहीं है। एनवीडिया भारत में लेटेस्ट जनरेशन एआई सुपर कंप्यूटर पर काम कर रही है। I've enjoyed so many meetings with Prime Minister. He's such an incredible student. And every time I see him, he wants to learn about technology, artificial intelligence, the potential and opportunity for India, the impact on India's society and industry. And so I was delighted to be here to talk about it. India, as you know, is also home of some of the world's greatest computer scientists. So this is a great opportunity.
Artificial intelligence is also a new industry, a new manufacturing industry that's very important. And so I'm looking forward to partnering with India in a very deep way to make that possible. We have many partnerships with India. For one, we're helping India gain access to our most advanced technologies. We're partnering with internet companies like Yoda and end-to-end networks and to create the latest generation AI supercomputers in India for all of the startups. India is the home of the third largest startup economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। अपने 1 घंटे 7 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि कैसे आज भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ा है। पीएम मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया और कहा कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से एआई की नई परिभाषा दी और कहा कि एक एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। आज पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन रात 9:20 पर होगा। इससे पहले अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस बैठक में तय हुआ कि आगे होने वाली बैठक में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन का दबदबा है और इस दबदबे को ख़त्म करने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिससे सेमीकंडक्टर की आपूर्ति पर असर ना पड़े। इसी के मद्देनज़र क्वाड की बैठक में सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने आज कार्यभार संभाल लिया। वो सीएम दफ्तर में पहले से रखी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी। उनकी बगल में उन्होंने दूसरी सफ़ेद रंग की कुर्सी रखी और उसी पर बैठी। कहा कि केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली है। आतिशी ने कहा कि 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बिठाएंगे। और अब बात करते हैं चुनावी दंगल की। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला। योगी ने कहा कि आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा।
श्रीलंका में वामपंथी नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट में चीफ जस्टिस ने उन्हें शपथ दिलाई। दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को भी शुक्रिया कहा है। एक्स पर पोस्ट लिखकर दिसानायके ने कहा है कि मदद और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। उन्होंने आगे लिखा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। 55 साल के दिसानायके नेशनल पीपल्स पावर (NPP) गठबंधन के प्रमुख हैं। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर में एंट्री मिल गई है। भारत की तरफ से फॉरेन कैटेगरी फिल्म के लिए इसे चुना गया है। ऑस्कर की रेस में 29 फिल्में थीं। इनमें विकी कौशल की सैम बहादुर, रणबीर कपूर की एनिमल और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन भी शामिल थी, लेकिन 13 सदस्यों की जूरी ने लापता लेडीज को चुना। आमिर खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और किरण राव ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नितांशी गोयल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। 97 ऑस्कर के नॉमिनेशन 17 जनवरी 2025 को अनाउंस किए जाएंगे। 2 मार्च 2025 को ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी होगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।